नमस्कार। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहीं से भारत के एक विशाल, एक यूनिफाइड साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये जो लाइन है, ये इस पूरे टॉपिक का सार है। सोचकर देखिए, पहली बार भारत का नक्शा एक सिंगल पावर के अंडर आ रहा था। यहीं से इंडिया एज अ पॉलिटिकल यूनिट, मतलब एक राजनीतिक इकाई के तौर पर भारत की नींव पड़ी। और इसीलिए यूपीएससी एग्जामिनर्स का ये एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस साम्राज्य की कहानी को कैसे समझेंगे। हम शुरू करेंगे इसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस से। फिर देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इकोनॉमी। इसके बाद अशोक के धम्म को समझेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और आखिर में कल्चर और ग्लोबल रीच पर बात करेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं, ताकि सब पक्का हो जाए। सबसे पहले टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो फाउंडर थे। उनके बाद आए बिंदुसार और फिर आए अशोक, जिनका नाम हम सब ने सुना है। ये साम्राज्य लगभग 321 बीसी से 185 बीसी तक चला। ये डेट्स और शासकों का क्रम ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल, मौर्य साम्राज्य इतना खास क्यों था? इसकी सबसे पहली अचीवमेंट थी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, मतलब एक ऐसा राजनीतिक एकीकरण जो इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। ये पॉइंट मेंस आंसर्स के लिए गोल्ड माइन है। इसे अच्छे से समझिए। मौर्यों ने पहली बार नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, यहां तक कि डेक्कन के हिस्सों को जोड़कर इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया। इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे ट्राइबल स्टेट्स या रिपब्लिक्स थे वो खत्म हो गए और उनकी जगह एक विशाल साम्राज्य ने ले ली। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट था। ठीक है, साम्राज्य तो बन गया, पर सवाल यह है कि इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल कैसे किया गया? इसका जवाब है मौर्यों का स्टील फ्रेम, उनकी बहुत ही पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री। ये कीवर्ड याद रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी या केंद्रीकृत नौकरशाही। इसका सिंपल सा मतलब है पेड ऑफिशियल्स, यानी वेतन पाने वाले अधिकारियों की एक बहुत बड़ी टीम थी। ये सब सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू पूरे एम्पायर को मैनेज करते थे। सही मायनों में ये इंडिया का पहला प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। और इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे ऊपर टॉप पर राजा, उसके नीचे प्रोविंसेस यानी प्रांत, प्रांतों के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिले, और सबसे आखिर में विलेजेस यानी गांव। ये एक टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था जिसने सेंट्रल कंट्रोल को बहुत स्ट्रांग बनाया। अच्छा, इस एडमिनिस्ट्रेशन को बैक करने के लिए क्या था? एक विशाल स्टेट कंट्रोल स्टैंडिंग आर्मी। इसमें लाखों पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हाथी और रथ भी शामिल थे। ये आर्मी सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बचाती थी, बल्कि एम्पायर के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी जरूरी थी। अब इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन और इतनी बड़ी आर्मी, इनको फंड करने के लिए पैसा कहां से आता था? जाहिर सी बात है, एक स्ट्रांग इकोनॉमी से। तो चलिए देखते हैं कि मौर्यों की इकोनॉमी काम कैसे करती थी। ये फ्लो समझना बहुत जरूरी है। मौर्य इकोनॉमी की बैकबोन थी एग्रीकल्चर, यानी खेती। स्टेट खुद इरिगेशन को कंट्रोल करता था और टैक्स कलेक्ट करता था। इसी रेवेन्यू से, इसी पैसे से एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी चलती थी। इसके साथ ही ट्रेड रूट्स को सुरक्षित बनाया गया और पूरे एम्पायर में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन होने से कॉमर्स को भी बहुत बूस्ट मिला। अब आते हैं एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अशोक का धम्मा। प्रीलिम्स हो या मेंस, यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है। यहां एक कॉमन कंफ्यूजन है जो अक्सर एस्पिरेंट्स के बीच होता है कि आखिर अशोक का धम्म था क्या? क्या यह कोई नया रिलीजन था? चलिए इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। यह डिफरेंस समझना क्रिटिकल है। धम्म कोई नया रिलीजन नहीं था। यह एक मॉरल कोड था, मतलब एक नैतिक संहिता। यह गवर्नेंस का, शासन करने का एक एथिकल तरीका था। इसका फोकस पब्लिक वेलफेयर यानी जनता की भलाई पर था, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को प्रमोट करने पर नहीं। तो धम्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या थे? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, टॉलरेंस यानी सभी धर्मों और संप्रदायों का आदर, बड़ों का सम्मान और पब्लिक वेलफेयर जैसे सड़कें बनवाना, अस्पताल खोलना। बेसिकली इसने इंडियन पॉलिटी में एथिकल स्टेट क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी कितना रेलेवेंट है। मौर्यों का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं था। इसका एक लास्टिंग कल्चरल इम्पैक्ट भी था, जिसे हम आज की भाषा में इंडिया की अर्ली सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया में लार्ज स्केल स्टोन आर्किटेक्चर मतलब बड़े पैमाने पर पत्थर का इस्तेमाल इसी पीरियड में शुरू हुआ। अशोक के फेमस पिलर्स और सांची जैसे स्टूपर्स ये सब इंपीरियल अथॉरिटी और यूनिटी के सिंबल थे। और इसी दौर में इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी पहचान बनाता है। ग्रीक्स के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनते हैं और बुद्धिज्म के थ्रू भारत का कल्चरल और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस श्रीलंका और सेंट्रल एशिया तक पहुंचता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर कुछ एमसीक्यूज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, पॉलिटिकल यूनिटी। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। तीसरा, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। चौथा, अशोकाज एथिकल गवर्नेंस। पांचवां, स्टोन आर्किटेक्चर की शुरुआत। और छठा, ग्लोबल कनेक्शंस। बस यही मौर्य साम्राज्य का सार। सो द फाइनल टेक अवे इज दिस: मौर्य साम्राज्य ने फ्यूचर में आने वाले इंडियन एम्पायर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। चलिए, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राज्य की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन करता है? ए, विकेंद्रीकृत। बी, गणराज्यों का संघ। सी, एक अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य। या डी, एक जनजातीय सरदारी। जरा सोचिए, इसका जवाब क्या होगा? और अब दूसरा सवाल, जो हमारे डिस्कशन के सबसे न्यूआंस्ड पार्ट से है। अशोक के धम्म की नीति ये मुख्य रूप से क्या थी? ए, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना। बी, एक नया धार्मिक संप्रदाय। सी, शासन और समाज के लिए एक नैतिक आचार संहिता। या डी, व्यापार से जुड़े कानून। सही जवाब हैं पहले का सी और दूसरे का भी सी। उम्मीद है इस विश्लेषण से मौर्य साम्राज्य का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।